नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात सीएम धामी की, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे। बता दें कि सीएम शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और नई दिल्ली में स्थित उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही सीएम कल सुबह विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग भी लेंगे। आपको बता दें कि सीएम दिल्ली दौरे पर होंगे और दिल्ली के लिए शाम 5 बजे रवाना होंगे। इस दौरान वो दिल्ली में उत्तराखंड भवन में रुकेंगे और साथ ही ये बता दें कि वहां पर मुख्यमंत्रियों के साथ अधिकारियों की जो बैठक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। इस दौरान उत्तराखंड भवन में रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दौरे के दौरान मुख्यमंत्रियों के साथ एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। 5 बजे उत्तराखंड सदन के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड सदन में यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे का रुख करेंगे। अजय, उत्तराखंड के सीएम दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, कितना खास ये दौरा, क्या कुछ खास इस दौरे में रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज रात को दिल्ली में ही उत्तराखंड सदन में वो रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है दिल्ली के विज्ञान भवन में। वहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और प्रदेश के विकास को लेकर के उत्तराखंड का जो एजेंडा है उस पर वो चर्चा करेंगे। और 4 धाम में क्योंकि इस बार काफी संख्या में तीर्थयात्री आएंगे, 4 धाम को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने किस तरह की तैयारी की है, किस तरह की व्यवस्था है और यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों को कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, इसको लेकर के वो वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब भी दिल्ली दौरा होता है और जब भी वो दिल्ली जाते हैं तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर वो चर्चा करते हैं। खास तौर पर उत्तराखंड के विकास को लेकर के वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। आज के इस दौरे में वो कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल दिन भर वो दिल्ली में रहेंगे और परसों उनके वापसी का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो संभवतः उनके पास काफी समय मिलेगा और वो बीजेपी के भी वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड के विकास को लेकर के केंद्र सरकार का जो एजेंडा है, केंद्र सरकार की जो रणनीति है और केंद्रीय योजनाएं उत्तराखंड में इस समय चल रही हैं, उनकी प्रगति को लेकर के भी वो बातचीत करेंगे। कई केंद्रीय योजनाओं को लेकर के भी लगातार चर्चा की जा रही है कि आने वाले समय में उन योजनाओं को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा, क्योंकि आर्थिकी एक बड़ा कारण होता है किसी भी प्रदेश के विकास को लेकर के। केंद्र सरकार की ओर से जो पैकेज निर्धारित किए जाते हैं और केंद्र सरकार की ओर से जो धनराशि मुहैया कराई जाती है, उसके आधार पर ही यहाँ पर तमाम विकास योजनाओं को लागू किया जाता है, उन पर कार्य किया जाता है। तो चूंकि अब दोनों ही जगहों पर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, तो तमाम ऐसी योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। उन योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे फोकस किया जाए, उस पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन सारे केंद्रीय मंत्रियों से अलग अलग समय में मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि वो जल्द से जल्द इन योजनाओं को उत्तराखंड में व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये मानेंगे कि ये दौरा बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि मुलाकातों का दौर इस दौरे के दौरान रह सकता है। तो वहीं अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अजय, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बनाए
वहीं उत्तराखंड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि हाल ही में हरीश रावत ने रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया था, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि काफी समय से लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुर्दशा की जानकारी दे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने स्टेडियम का निरीक्षण किया, जिसको कोविड सेंटर में बदल दिया गया है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। खबर पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। गरिमा दसानी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर क्रिकेट स्टेडियम को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो को साझा किया गया, स्टेडियम को लेकर कोविड सेंटर में बदलने का जो आरोप हरीश रावत की तरफ से लगाया गया है, क्या कहेंगे उसे लेकर? नहीं, निश्चित तौर पर गंभीर आरोप है और माननीय हरीश रावत जी इसी बात के लिए जाने जाते हैं। वो कभी भी जब कोई बात कहते हैं तो उसकी पहले पड़ताल करते हैं, पूरा होमवर्क करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि सरकार को या उत्तराखंड वासियों को उनकी बातों को हल्के में लेना चाहिए। अगर वो महाराणा प्रताप, और आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि वो केवल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, वो मल्टीपर्पज स्टेडियम है। और क्योंकि ये सारी देन जो है ये हमारे कांग्रेस कार्यकाल की है, इसलिए हमें पीड़ा ज्यादा होती है। जो आपका लगाया हुआ पौधा होता है, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो निश्चित तौर पर आक्रोश आएगा ही। और ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है, क्योंकि ये कांग्रेस की देन है उत्तराखंड को, इसलिए उसका दर्द भी कांग्रेसी ही समझ सकते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा जिस तरह से इसको पुनः जो है कोविड सेंटर में तब्दील कर जाने की बात करी जा रही है, तो ऐसा लगता है कि सरकार सक्षम नहीं है। नहीं तो हमारे पास हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, आप कोविड सेंटर में कुछ भी बना सकते हैं। पर दिक्कत ये है, अगर गरिमा जी ये समझना चाहूँ जी, गरिमा जी अगर मैं ये समझना चाहूँ, क्या जैसे कि आप कह रहे हैं जब अस्पतालों की कमी नहीं है, हमारे पास इस तरीके की सुविधाओं की कमी नहीं है, तो फिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि स्टेडियम के अंदर कोविड सेंटर बनाया जा रहा है? क्योंकि फिलहाल अगर केसेस की बात की जाए तो केसेस अभी उतने ज्यादा भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ज्यादा है नहीं। और दूसरी बात ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित्र चेहरा है जो हम समझ पाए हैं, और वो ये है कि आप गाल बजाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स को ही कोविड सेंटर बनाएंगे तो जनता तक वो बात नहीं पहुंचेगी कि आपने कुछ किया। आप महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम को बनाएंगे तो आप उसको 10 जगह गाएंगे कि हमने देखिए कोरोना सेंटर में इसको तब्दील कर दिया। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी इनको स्टाफ की आने वाली है। ये सेंटर कुछ भी बनाए, स्टाफ इनके साथ नहीं खड़ा है। पहले तो इन्होंने झुंझुना देकर लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था, लेकिन अब जिस तरह इन्होंने पुलिस प्रशासन से बर्बरता करवाई है और अमानवीय कृत्य करवाया है, लाठियां भाजी हैं स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि उतने सुचारू रूप से ये कहीं भी खोल लें कोविड सेंटर, उतने सुचारू रूप से चला पाएंगे जी। और अगर गरिमा जी हम देखें कि ठीक है, चलिए सुविधाएं अगर आप कह रहे हैं कि अस्पतालों की कमी नहीं है, फिर भी बावजूद उसके ये बनाया गया, लेकिन स्टेडियम जो कि अपने आप में खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ऐसी खास जगह रहती है, उसमें उनको खेलने की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। आगे क्या अब रणनीति इस पूरे मामले को लेकर रहेगी? नहीं, अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है तो पहले तो मैं सरकार से ही अपेक्षा करूंगी कि वो संवेदनशीलता दिखाते हुए खिलाड़ियों की मद्देनजर और स्टेडियम की दुर्दशा के मद्देनजर पहले ही कोई ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन अगर नहीं उठाते तो जो भी माननीय हरीश रावत जी के दिशा निर्देश होंगे, कांग्रेस पार्टी वो करने के लिए तत्परता से तैयार है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया गरिमा जी, आप हमारे साथ यहाँ पर। थैंक यू। कोरोना काल में आर्थिक संकट में फंसे उद्योगों पर अब बंदी का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि हरिद्वार और देहरादून सिडकुल में कोरोना काल में बंद चल रहे 70 उद्योगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। उद्योग बंद होने की वजह पर 1 महीने के अंदर जवाब मांगा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उनकी लीज को खत्म कर दिया जाएगा। और इनमें 52 उद्योग हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। तो 1 महीने के अंदर जवाब मांगा गया है और जवाब नहीं देने पर और या फिर अगर जवाब असंतोषजनक लगता है तो लीज खत्म कर दी जाएगी। 70 उद्योगों पर लीज खत्म होने की चेतावनी जो है वो जारी की गई है।
वहीं देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में खेल मंत्री ने अधिकारियों को किशोरी मंगल दल का शासन आदेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ खेल मंत्री ने खेल विभाग की घोषणाओं की स्थिति का जायजा भी लिया, जिसमें खेल स्टेडियम बनाए जाने, विस्तारीकरण स्टेडियम का नाम परिवर्तन, बालिका खेल स्कूल और विश्वविद्यालय खोले जाने से जुड़े विभाग अधिकारियों से चर्चा की है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है, जिसके प्रस्ताव की स्थिति में जुड़े अधिकारियों से जानकारी ली है, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और बालिका खेल के लिए उधम सिंह नगर में जमीन देख ली गई है। जमीन का परीक्षण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ अधिकारियों को युवा आयोग बनाने को भी आदेश दिए गए हैं। अगर नियमावली में किसी भी तरीके का परिवर्तन होता है तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खेल के लिए जो भी अनुदान राशि मिली है उसको सार्वजनिक रूप से वितरित किया जाए। तो आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठक की है और युवा आयोग को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या के एक तरफ से बैठक की अध्यक्षता हुई। देहरादून में किशोरी मंगल दंगल का आयोजन होगा, जिसको लेकर अधिकारियों को युवा आयोग बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक की है। तमाम कार्यों को लेकर यहां पर समीक्षा की गई है। साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए और अगर नियमों के तहत काम होगा तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो सख्ती बरतती हुई भी यहाँ पर नजर आई है। अधिकारियों को युवा आयोग बनाने के लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बता दें कि खेल मंत्री की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन के विस्तार को लेकर नए सिरे से कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी संगठन और अन्य सभी प्रकोष्ठ की इकाइयों को भंग कर दिया है और इसको लेकर आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पुरशाली ने नए संगठन निर्माण के साथ ही अन्य सभी इकाइयों को जल्द पूरा करके पार्टी को मजबूत करने की बात की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी दी, लेकिन जनता का आम आदमी पार्टी को ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाया। अब पार्टी नए सिरे से उत्तराखंड में अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशानुसार उत्तराखंड में संगठन की सभी इकाइयां तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई हैं। आम आदमी के हक की लड़ाई के लिए और उत्तराखंड में काम की राजनीति को घर घर पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड जल्दी ही अपने संगठन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से संगठन विस्तार को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से पंजाब में जीत मिली है उसके बाद पार्टी अपने आप को बाकी राज्यों में मजबूत करने को लेकर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश के अनुसार उत्तराखंड में संगठन और प्रकोष्ठ की सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। संगठन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के चुनाव में हिस्सा लिया, विधानसभा चुनाव में, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लोगों का ज्यादा विश्वास यहां पर नहीं जीतती हुई नजर आई है और इसीलिए अब पार्टी को और मजबूत करने को लेकर काम किया जा रहा है। संगठन विस्तार को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है और इसीलिए प्रकोष्ठ और संगठन की सभी इकाइयों को फिलहाल के लिए भंग किया गया है। संगठन का पुनर्निर्माण होगा, काम की राजनीति को उत्तराखंड के घर घर तक जाना होगा, ये कहा गया दिनेश मोहनिया की तरफ से। आपको बता दें कि उनकी तरफ से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि प्रदेश में जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, धीरे धीरे संगठन को विस्तार करना और उसको और मजबूत करने की कवायद को अब शुरू कर दिया गया है और इसीलिए संगठन और प्रकोष्ठ की सभी इकाइयों को भंग किया गया है। संगठन का पुनर्निर्माण होगा जिससे पार्टी और मजबूत होगी, ये दिनेश मोहनिया की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई तो उनमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और जब पंजाब में जीत हासिल की है, सभी पार्टियों को एक तरीके से मात देते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता का दिल जीता, तो वहीं अब गुजरात और हिमाचल उनका लक्ष्य है। हालांकि उत्तराखंड चुनाव में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से और इसीलिए अब पार्टी को और मजबूत करने के लिए यहां पर कवायद शुरू कर दी गई है। संगठन विस्तार के लिए भी कवायद शुरू कर दी गई है और इसीलिए संगठन का पुनर्निर्माण करने के लिए संगठन और प्रकोष्ठ की सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है।
वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार ने महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता की थी और जौनपुर के लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी की थी। उसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि इसके लिए समाज के लोगों ने पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ मसूरी नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम मसूरी से तत्काल निलंबित करने की मांग की है और पूरे मामले में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को सकारात्मक रूप से न देखते हुए जौनपुर के लोगों ने मसूरी पिक्चर पैलेस मॉल रोड पर बैरियर को बंद कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें, विनोद कुमार को निलंबित करने की मांग की जा रही है। महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने बैरियर्स लगाकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया। जाम एक तरीके से यहां पर लगा दिया गया था माल रोड पर। लोगों की तरफ से धरना प्रदर्शन करते हुए मांग की गई है कि विनोद कुमार को निलंबित किया जाए। आपको बता दें कि विनोद कुमार पर महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता करने का आरोप है। महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता का आरोप लगा है, जिसके बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और निलंबित करने की मांग की है विनोद कुमार को और साथ ही साथ एक्शन लेने की बात कही गई है। ये कहा गया है कि कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होती और निलंबित नहीं किया जाता है तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता का आरोप विनोद कुमार पर है, जिसके बाद निलंबित करने की मांग लोगों ने की है। माल रोड पर हर तरफ बैरियर लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया है, जाम लगाया गया और अपनी बात को रखने की कोशिश यहां पर लोगों ने की है। जमकर नारेबाजी भी लोग करते नजर आए हैं। वहीं हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां अस्पताल में करोड़ों की लागत से लगाई गई आरटीपीसीआर मशीन पर धूल जम गई है। जानकारी के मुताबिक मशीन टेक्नीशियन न होने की वजह से मशीन काफी समय से बंद पड़ी है और दूसरी ओर 4 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भक्तों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी होगा, जिसके लिए सभी जांच के लिए लैब भेजना पड़ेगा। सीएमओ का डॉक्टर खगेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि लैब टेक्नीशियन की कमी के चलते आरटीपीसीआर मशीन ऑपरेट नहीं हो पा रही। कर्मचारियों की कमी से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। हालांकि एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, जहां आरटीपीसीआर के जो मशीन है वो टेक्नीशियन ना होने की वजह से धूल फाक रही है और ऐसे में अब जब 4 धाम यात्रा शुरू होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आरटीपीसीआर के लिए पहुंचेंगे, टेस्ट के जो सैंपल लिए जाएंगे वो यहां पर पहुंचेंगे, तब किस तरीके की समस्या सामने आएगी उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां पर फिलहाल स्टाफ नहीं है और मशीन पर धूल चढ़ी हुई है। ऐसे में जब कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, चौथी लहर की तरफ देश जा रहा है और ऐसे में स्थिति बिगड़ रही है। 4 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होगी, भक्तों के आरटीपीसीआर टेस्ट होने हैं, सैंपल्स लेने हैं ज्यादा से ज्यादा और ऐसे में जब आरटीपीसीआर टेस्टिंग मशीन पर ही धूल जमी होगी तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से खतरनाक होगी, क्योंकि बात ये कही जाती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जब जरूरत होने के बावजूद भी स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं हो पाती है समय रहते। वहीं उत्तराखंड के जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी के एक गांव में जंगलों की आग पहुंच गई है। आगजनी में किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इतनी भयानक की आग थी कि बाग बगीचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आग से वन विभाग की प्लांटेशन भी नहीं बच सका। ग्रामीणों और वन विभाग अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित किसानों की मदद के लिए वन विभाग के अधिकारी ने जिला प्रशासन से मुआवजे के साथ जंगलों की आग को बुझाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।